अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसार और लाया हूं मेडकास्ट का आपके लिए एक और एपिसोड। पिछले हफ्ते डॉक्टर अली जुबैरी के साथ हमने कोरोना के चंद पहलू डिस्कस किए थे। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने हमारे साथ शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आ रहे हैं कंसल्टेंट पल्मोनरी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन डॉक्टर बिलाल अशरफ। आप शौकत खानम से पहले मॉन्टेफ्योर माउंट वर्नन मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट सेक्शन हेड पल्मोनरी मेडिसिन थे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए एंड आई सॉ योर लास्ट प्रोग्राम जो डॉक्टर अली जुबैरी के साथ आपने किया था, तो वेरी वेल डन एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस। सर थैंक यू कि आपने हमें अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम दिया। और क्योंकि आजकल पल्मोनोलॉजिस्ट आर मोस्टली ऑन द फ्रंट लाइन क्योंकि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो कोरोना के पेशेंट्स होते हैं वो घर में ही मैनेज हो रहे होते हैं, तो घर में हम इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है क्योंकि आप दो तीन चीज़ें इसमें टच कर रहे हैं। सबसे पहले ये है कि कुछ कोरोना के पेशेंट्स ऐसे होंगे जो घर पे मैनेज करेंगे, इसका मतलब है कुछ ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल में भी मैनेज हो सकते हैं, तो दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इनको ग्रेड किया हुआ है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और क्रिटिकल में। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स 80-90% ऑफ सो जो हैं वो माइल्ड और मॉडरेट होंगे, और जो आपका क्वेश्चन है उसके मुताबिक वो घर पर ही मैनेज होंगे। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इनका फीवर होता है, घर पे जो बैठे होंगे, हो सकता है कॉफ हो सकता है सोर थ्रोट हो, हेडेक्स हो। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट चलेगी, वीकनेस है या फटीग है, फीवर हो सकता है 99 या 100 तक हो, तो पैरासीटामोल ज़्यादा आर्ग्यूड है कि ये इस्तेमाल करें। अगर आप लिवर फेलियर के पेशेंट हैं या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है तो हो सकता है आप पैरासीटामोल ना यूज़ करना चाहें, तो आप आइब्यूप्रोफेन या दूसरे एनसेड यूज़ कर सकते हैं। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी की कमी ना होने दें, और बाज़-औक़ात टेस्ट और स्मेल आपकी चली जाती है इस बीमारी में। तो कई दफ़ा किसी का पानी नहीं पीने का दिल करता, वो शिकंजी पी ले या कोई जूसेस वगैरह पी ले, या कोई और चीज़ जिसका दिल कर रहा हो। मकसद ये है कि पानी आपके जिस्म में पूरा होना चाहिए। इसके अलावा सोर थ्रोट के लिए कुछ लोग लोजेंजेस यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग डिफरेंट सिरप्स यूज़ कर लेते हैं। दैट्स ऑल फाइन एज़ लॉन्ग एज़ आपकी किसी और मेडिकल कंडीशन या किसी और दवाई से उसका कोई इंटरेक्शन ना हो। इसके अलावा कुछ लोगों की एपेटाइट थोड़ी-सी गिर जाती है, और ज़ाहिर है खाने को फिर वही चीज़ खाएँ जिसका दिल करे। डोंट ओवरडू योरसेल्फ। या अच्छा, तो सर अब मैं मुख्तलिफ क्योंकि आजकल कोरोना के टाइम में ये हो रहा है कि लोग बेसिक रिसर्च बेस्ड नहीं जाते। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी न्यूज़ में भी कोई ड्रग आ जाए तो उसकी फौरन लोग लेने लग जाते हैं और उसकी शॉर्टेज। तो अब मैं टाइमलाइन पे जिस तरह वो ड्रग्स आई मैं उनका जो है ना आपसे डिस्कस करना चाहूंगा ताकि हर एक ड्रग के बारे में लोग जान सकें कि ये अब वैलिड है या नहीं है, क्या ये अब्यूज हो रही है या मतलब नहीं। तो सबसे पहले सर जो आई वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यानी जो एंटी मलेरियल ड्रग थी उसका इफेक्ट आया, तो अब उसका क्या स्टेटस है? अब वो यूज हो सकती है कि नहीं यूज हो सकती? अच्छा, गुड। मेरा इस पे दिल ये कर रहा है कि मैं उसका निशान बनाऊँ, वो जो हम छक्का नहीं मारते। तो बेसिकली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आई और साइंस ने उसको छक्का मार के ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड। तो इट्स नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हो सकता है किसी वजह से आपको आपका फिजिशियन दे, लेकिन इन जनरल इट्स नॉट रिकमेंडेड एनीमोर। अच्छा सर, अब फिर जो उसके बाद आई वो आइवरमेक्टिन और इजिथ्रोमाइसिन यानी जो हमारी एंटीबायोटिक्स, एक एंटी पैरासिटिक है और एक एंटीबायोटिक है, तो वो यूज में आई, तो उसका अब क्या स्टेटस है, उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या वो यूज हो रही हैं कि नहीं हो रही? अच्छा, एक तो आइवरमेक्टिन इंटरेस्टिंग ड्रग था क्योंकि जिस तरह आपने कहा ये एक्चुअली पैरासाइट के खिलाफ है, वायरस एक अलग कॉम है। तो लेकिन कुछ ऑस्ट्रेलिया से डेटा आया था जहां उन्होंने लैब में टेस्ट किया, तो आइवरमेक्टिन ने आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी लैब लैब की एनवायरनमेंट में बड़ा अच्छा उसको
उसको ट्रीट किया। तो आई वुडंट रियली आर्ग्यू अगेंस्ट आइवरमेक्टिन। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, 3 दिन की डोजेज है, और आपकी वेट बेस्ड डोजेज है। तो अगेन अपने फिजिशियन से ज़रूर पूछें, क्योंकि हर एक के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। आइवरमेक्टिन यहाँ पर है, वेरी ग्रे एरिया। क्या हमने शौकत खाना में शुरू में दिया? बिल्कुल दिया। क्या लेकिन ये है कि अगेन एविडेंस नहीं है बहुत स्ट्रांग। दूसरी ड्रग आपने कौन सी पूछी थी? एजिथ्रोमाइसिन, यस, एजोमेक्स अच्छा। जिसको कहते हैं। एजोमैक्स या जिथ्रोमाइसिन जो है, ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अगेन एंटी बैक्टीरियल है। तो अगेन वायरस एक अलग कॉम है और बैक्टीरिया एक अलग कॉम है। एज सच कोविड के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनमें जो वायरस की वजह से निमोनिया है, जो कि कोविड है, कभी कभी उसके साथ एक बैक्टीरियल निमोनिया भी घुस आता है, और वहाँ पे इसकी अफादियत है फॉर श्योर। तो लेकिन ब्लाइंडली रेकमेंड नहीं कर सकते कि आपका कोविड पॉजिटिव आ गया है, आप घर बैठे हुए हैं, ठीक ठाक हैं, और मैं आपसे कह दूं कि जी आप एजिथ्रोमाइसिन शुरू करें, तो मैं इसको ब्लाइंडली नहीं रेकमेंड कर सकता। सर रेमडेसिविर फिर आई जो एंटीवायरल ड्रग थी, और उससे भी काफी लोगों ने यूज किया, लेकिन फिर अब वो भी शायद, उस पर आपका क्या कहना होगा? रेमडेसिविर का ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका की रिसेंटली गाइडलाइंस आई हैं, कोई मुश्किल से, मेरा ख्याल है मुश्किल से हफ्ता हुआ है या 5 दिन हुए हैं। तो उसमें रेकमेंड हो रही है, लेकिन रेमडेसिविर हर आदमी के लिए नहीं है। ये अभी तक बेनिफिट देखा गया है उन लोगों में जिनको, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। अम, और इन्हीं लोगों में ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। अब जो इससे ज़्यादा बीमार थे और उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा है, उनमें अभी तक कोई बेनिफिट इस वक्त नज़र नहीं आया। और जो बिल्कुल ही हट्टे-कट्टे फिर रहे हैं, जो कि अल्लाह करे मेजॉरिटी ऑफ कौम हो हमारी, कि जब इनको इन्फेक्शन हो तो ज़्यादा परेशानी ना हो, तो उन लोगों में भी इट्स इट्स नॉट रियली बेनिफिशियल। रेमडेसिविर करती है कि 4 दिन, अगर वायरस ने 14 दिन फॉर एग्जांपल बॉडी में रहना है, तो ये 4 दिन पहले उसको क्लियर करवा देगी। तो और अगर जल्दी यूज़ की जाए तो बेहतर है। अगर आपने लेट पेशेंट को यूज़ किया, फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 डेज और 12 डेज ऑफ इलनेस, तो उसमें वायरल रेप्लिकेशन नहीं हो रही, वायरस बढ़ नहीं रहा खुद से, वो किसी और वजह से इंसान बीमार है, तो उसमें ये फ़ायदेमंद नहीं होगी। सर इसके अलावा ड्रग्स के जो है एक और भी चीज थी जो बाइपेप थी, जिसके वजह से उसकी भी आया कि अगर आप बाइपेप यूज करें तो शायद वेंटिलेटर पे कम आपको एनी टाइम और उसके बेहतर रिजल्ट्स हो, तो बाइपेप पे आपका क्या कहना होगा? बाईपैप एक बड़ा इंटरेस्टिंग था शुरू में। बाईपैप बेसिकली, मैं वो नाजरीन के लिए थोड़ा सा बता दूं, आप तो जानते हैं। हम्म। बेसिकली ये एक तरह से एक मशीन है जो पाइप से जुड़ी हुई है, जो एक काफ़ी टाइट फिटिंग मास्क बनाती है आपके चेहरे के साथ। बिल्कुल उसको जिल्द के साथ जुड़ना होता है, और बेहतर होता है कि अगर आपकी दाढ़ी ना हो तो बहुत अच्छा फिट होता है वो। वो आपको ऑक्सीजन तो देता ही है, लेकिन साथ आपको प्रेशर देता है। तो वेंटिलेटर से ज़रा नीचे है ये। और बाईपैप के ऊपर इनिशियली कहा गया था कि इसको मत इस्तेमाल करें, क्योंकि जो उसमें गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म है कि जब मरीज सांस बाहर निकालता है, तो वो सारा का सारा उस ट्यूबिंग में नहीं रहता, एक उसका वाल्व होता है अलग, उससे हवा में भी आ जाता है। तो डर ये था कि जो नर्सेज और डॉक्टर्स और बाकी लोग उस पेशेंट के कमरे में आ जा रहे हैं, तो वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, फिर मार्च में गाइडलाइंस आई। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मार्च में गाइडलाइंस आई जिसमें उन्होंने कहा कि यार ये बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और आईसीयूज़ इतने फल-फूल रहे हैं कि अगर आप बाईपैप यूज़ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें। नाउ बाईपैप का जो आइडियल पेशेंट होगा वो होगा जो सादा ऑक्सीजन से अपनी ऑक्सीजन नहीं वो कायम रख सक रहा, या उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन रही है, वो उसको निकाल नहीं सक रहा, या वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है। अब कुछ हम लोग उसके वेल्व्स जहाँ पे ये फैल सकता है वायरस, वहाँ पे हमने कुछ फ़िल्टर्स वगैरह लगाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लगा रहे हैं। कमरों को हमने नेगेटिव प्रेशर कर दिया, तो नाउ इट कैन बी यूज्ड एंड इट कैन बी हेल्पफुल। सर बाइपेप जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही यूज हो सकता है, या घर में भी, जिस तरह कुछ लोग हमारे यहाँ घर पे हर चीज लेने का बहुत ट्रेंड है, तो इसका लिए आप नाजरीन के लिए क्लैरिफाई कर दें कि क्या कैसे इसको?
ओके, बड़ा नाजुक सा सवाल तो अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मुझे बड़ा सोच के देना पड़ेगा। डेफ़िनेटली हॉस्पिटल सेटिंग के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। अगर आप कोविड से पहले मुझसे पूछते, तो सिवाय उन पेशेंट्स के जो पैलिएटिव केयर पे होते हैं, जिस तरह हार्ट फेलियर है और हार्ट का फंक्शन 5 या 10% रह गया है, और फैमिली और पेशेंट नहीं बार-बार अस्पताल जाना चाह रहे, या उनको नींद के साथ मसले हैं, तो वो लोग पहले घर पे उनको एक तरह से अलाउड था। एम्फाइज़ीमा या स्मोकिंग की वजह से जो और बीमारियाँ हैं, वो बहुत एडवांस हो चुकी थीं, तो उन लोगों में हमने ये घरों पे रिकमेंड करते रहे इवन इन पाकिस्तान। स्लीप स्टडीज़ जिनकी ठीक नहीं आई, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, उन लोगों के लिए बाइपैप या इसका एक अल्टरनेटिव है जो इससे थोड़ा-सा लेस कॉम्प्लिकेटेड है, सीपैप, वो लोगों को घरों में मिला है। तो अगर आप मुझसे पूछें क्या ये बाइपैप घर पे यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। अम, अगेन ये यूज़ किया जा सका है, लेकिन जो बीमारियाँ मैंने आपको बताई हैं वो लॉन्ग टर्म और स्लो हैं। अम, यानी कोविड-19 का पेशेंट जो बाइपैप पे आने वाला है, वो बड़ा एक ड्रास्टिक और आईसीयू जाने वाला पेशेंट है। सो इट कैन बी डन, लेकिन यू हैव टू बी इन इन टच विद द फिजिशियन। दूसरा ये है कि हो सकता है कुछ लोगों ने आपको कहा हो कि जिस तरह पिछले दिनों हॉस्पिटल्स की हालत थी कि कोई बेड ही नहीं मिल रहा, लोग मिन्नतें कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इट्स जस्ट द नेचर ऑफ द डिज़ीज़, एक वक़्त में बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो गए। तो अम, अगर कोई पोज़ीशन नहीं है तो इट कुड बी यूज़्ड, लेकिन ये मेरे से आप वो ना लें इसको, 100% मैं इसको बैक नहीं कर रहा। अगेन अपने डॉक्टर के साथ राब्ता होना चाहिए आपको। सर फिर उसके बाद जो आई वो थी टोक्लिज़ुमैब या एक्टेमरा, जिसका अब तक जो है बहुत ब्लैक में भी इंजेक्शंस जा रहे हैं और इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस स्टेज के पेशेंट्स के लिए है, और मतलब कि इसको ऐसे ही ले लेना चाहिए क्योंकि कई लोग घर में भी ले रहे हैं इसको, तो उसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक सोसाइटी का ट्रेंड होता है कि जब कोई इनसिक्योरिटी पैदा होती है तो लोग अपने-अपने इंतज़ाम करना शुरू हो जाते हैं। टॉसी इज़ अ वेरी स्पेशलाइज़्ड ड्रग। टॉसी उसूली तौर पे दे दिया जाना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और टॉसी का जिस तरह आपने हिंट दिया कि टॉसी के पेशेंट वो नहीं है जो 80% या 90% लोग हैं जो घरों पे मैनेज होंगे। दीज़ आर नॉट दोज़ पीपल। टॉसी उन लोगों में दी जाएगी जो ऑक्सीजन तो ले रहे थे, लेकिन अचानक ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, या इन्फ्लेमेशन जो वायरल रेप्लिकेशन, इनिशियली जो वायरल रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद जो स्टेज आती है जब इंसान का अपना इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाता है। जिसकी हम्म। एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि अगर आपने एक मच्छर दीवार पे बैठा हुआ है और उसको मारना है, तो आप एक हथौड़ा उठा लें और अब आप उसको मारने की ट्राई करें, वो एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट पे जाएगा, अब वो हथौड़ा लेकिन दीवार को वो खराब किए जा रहा है। तो इस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है इंसानों के अंदर। तो उसको डिम डाउन करने के लिए टोसिलिजुमैब है। अगेन ये वो पेशेंट नहीं है जो घरों पे बैठे होंगे और रिलेटिवली हेल्थी होंगे। These will be sick patients and these should be hospitalized patients. बाद में जो है सबसे जो डिटेल्ड जो अब भी हो रही है थेरेपी, वो है प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी के मुतालिक लोगों को काफी क्वेश्चंस हैं और मिथ्स भी हैं। सबसे पहले तो ये कि इसकी एज लिमिट क्या है, यानी कितने एज के लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और कितनी एज तक के लोग प्लाज्मा रिसीव कर सकते हैं? ठीक है। मैं थोड़ा-सा आपका क्वेश्चन हाईजैक कर लेता हूँ, यस सर। ठीक है? तो ऑडियंस का और अपना ज़हन बनाने के लिए, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होपफुली होगा, प्लाज़्मा इज़ नॉट रिकमेंडेड। प्लाज़्मा थेरेपी रिकमेंडेड नहीं है। अगर कहीं पे ट्रायल हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हॉस्पिटल है कराची में या इस्लामाबाद में या लाहौर में जो आपको कह रहा है कि, या किसी और शहर में, कि हम ये ट्रायल कर रहे हैं, हम ये स्टडी कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आपका पेशेंट इसमें आए। हाँ, उन लोगों को प्लाज़्मा लग सकता है, क्योंकि अगेन इसकी कोई अभी तक प्रूवन नहीं है डज़ इट हेल्प और नॉट। एज लिमिट देने वाले की हर हॉस्पिटल ने हो सकता है अपना अलग से बनाया हुआ हो, कोई हार्ड एंड फास्ट एज लिमिट नहीं है। इसमें जब वो पेशेंट से, जब एक डोनर से, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी को देना चाहें, तो डोनर से लेंगे तो आम ब्लड की तरह इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं खींचे जाते आपके। इसमें आपका प्लाज्मा खींचा जाता है जिसमें
हो सकता है एंटीबॉडीज हों, और अगेन ये लेने का वक्त होता है तकरीबन 2 हफ्ते बाद, बीमारी से ठीक होने होने के बाद। सर इसके अलावा एक लोगों में जो मिथ था, फिर ऑल्दो प्लाज्मा थेरेपी रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर कोई दे रहा है प्लाज्मा तो लोग ये सोचते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उस बंदे की बढ़ जाएगी जिसको हम दे रहे हैं। तो आप ये भी लोगों के लिए मिथ हम्म क्लैरिफाई। हाँ, देने देने वाले की इम्यूनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर और भी एंटीबॉडीज हैं इसी के खिलाफ। अब आप ठीक हो गए उस बीमारी से, तो इट्स जस्ट अ स्मॉल पोर्शन। और दूसरा, अब आप ठीक हो गए, अब आपके अंदर वो वायरस नहीं है, तो और डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी जो देने वाला है उसकी कम नहीं होगी। सर इसके साइड इफेक्ट्स पोटेंशियल प्लाज्मा थेरेपी के क्या आ सकते हैं? अच्छा, गुड। इट हैज बीन शोन कि इट्स रिलेटिवली सेफ है, इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल कम है। कुछ एनफ कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, हो सकता है आपने प्लाज्मा दिया, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, या प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है, जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड जा रहा है, हो सकता है वो उनके लिए ज़्यादा हो गया हो। ट्रॉली एक कंडीशन है जिसमें फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, हो सकता है वो हो, लेकिन इसका इंसिडेंस रिलेटिवली कम है। अलबत्ता कुछ इसके इसको कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। ठीक है, बाज़ औक़ात लोगों में ये होता है कि वायरल अपटेक आपका बढ़ जाता है फेफड़ों के अंदर, तो इसी की वजह से तो आपने दिया, और इस दौरान वायरस फैसिलिटेट हो गया। ये एक पैराडॉक्सिक इफेक्ट है, ये कोई इट डजंट हैपन टू एवरीवन, लेकिन इस पे लोगों ने नज़र रखी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि एक थ्योरेटिकल है कि विल दिस अफेक्ट वैक्सीनेशन। अभी तक वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का ये कंसर्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल हम वैक्सीनेशन बनाएं तो जिन लोगों को प्लाज्मा मिल चुका हो उनमें इफेक्टिव ना हो। अगेन, दिस इज ऑल थ्योरेटिकल। सर मेरा ख्याल है हमने ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शंस ब्रीफली डिस्कस कर ली हैं। तो अब कुछ बहुत लाइव जो है से हमारे में ये क्वेश्चंस आते हैं और लोगों को बहुत बॉदर भी कर रहे होते हैं। तो अब मैं कुछ वो क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि लोग एक्सरसाइज करते हुए मास्क यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ओके, अनदर गुड क्वेश्चन। आई गेस इसका इसका कोई बहुत अच्छा आंसर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं हम में से जो मास्क पूरा पूरा दिन पहन लेते हैं और उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई गेस उनकी टॉलरेंस ज़्यादा होगी। सेकंड इज इट डिपेंड्स ऑन कि आप एक्सरसाइज किस तरह की कर रहे हैं। अगर आप घर में वेट्स उठा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अकेले हैं, तो आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई एम श्योर आपका क्वेश्चन जो है वो घर जो लोग घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं उनकी तरफ नहीं है। आपका शायद क्वेश्चन होगा जो आउटसाइड जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक जिस कर रहे तरह हैं। वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग रनिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे होंगे। आई थिंक इट्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक सेफ्टी इट्स बेटर कि आपने मास्क पहना हो। ये है कि आजकल एक्सरसाइज का दौरानिया मौसम की वजह से बाहर इतना शॉर्ट होता है। आई डोंट थिंक वी रियली डू इट फॉर 2-3 आवर्स स्ट्रेट, प्लस डिहाइड्रेशन का खतरा है टेम्परेचर की वजह से। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस शुड बी एबल टू टॉलरेट इट विद अ मास्क। सर एक ये है कि जो आजकल फिर बाद में बड़ी उसकी प्राइस भी बढ़ गई, जो कि है सना मक्खी। लोगों ने इसके ऊपर बहुत जो था पढ़े से पढ़े तर लिखे लोगों ने भी इसे बहुत यूज किया। तो आपका इस पे क्या टेक होगा? अच्छा, मैंने कोशिश तो की है, मुझे कुछ मिले जब सना मक्खी नया-नया आया कि कोई साइंटिफिक एविडेंस या इस तरह से। ज़ाहिर है बीइंग इन मेडिकल प्रोफेशन हर चीज़ का आप एविडेंस ढूँढते हैं ताकि किसी को रिकमेंड करें तो उसकी उसके पास आपकी बैकिंग हो। इसके खिलाफ मैं नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल ना यूज़ करें, आप इसको यूज़ करें, लेकिन जो तरीका है यूज़ करने का वो करें। कुछ कहानियाँ ये भी सुनने में आ रही थी कि लोग ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गए तो डायरिया हो गया किसी हम्म। को और साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। जो उसका हिकमत की जो अक्सर चीज़ें हैं वो जहाँ तक मेरी समझ है, अगेन मैं हकीम नहीं हूँ, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बात कर दूँ इस फ़ील्ड के हवाले से जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत सारी मेडिकेशंस का जो असर है वो विद टाइम आता है। तो हम्म। जो एलोपैथिक में जिस तरह आपकी पैरासिटामॉल है, तो ये उस तरह से नहीं है कि आपको बुखार अभी हो रहा है तो आपने खाई, जितना भी तेज़ बुखार है तो वो कम हो गया। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आई थिंक इट नीड्स टू बी टेकन इन स्मॉल डोजेस। कम डोजेस में लोग लें, ज़्यादा ना लें।
और बेहतर होगा अगर किसी से मशवरा कर लें, जो हिकमत को जानता हो या सर्टिफाइड हकीम हो। सर, जो एक और बात है कि क्लॉथ मास्क कि क्या हम्म। यानी हम इसको कितना यूज कर सकते हैं, किस सेटिंग में ये एफिशिएंसी इसकी है या नहीं है, क्या इसके बारे में? ओके, गुड। क्लॉथ मास्क जो है वो डेफिनेटली एक अल्टरनेटिव है टू योर सर्जिकल मास्क। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड सर्जिकल मास्क है। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है और आपको बाहर निकलना है और सिर्फ क्लॉथ मास्क है, या आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो आप जिस तरह मजदूरी करते हैं, या आपका काम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है और बार बार आपका मास्क या टूट जाता है या गिर जाता है या कहीं अड़ जाता है, और आप क्लॉथ मास्क देखते हैं तो वो ज़रा फिटिंग उसकी बेहतर है, तो आई आई गेस इट्स अ बेटर अल्टरनेटिव। यानी अगर आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर आप क्लॉथ मास्क यूज़ करें। क्लॉथ मास्क आइडियल नहीं है, आइडियल आपका सर्जिकल मास्क इस तरह की सिचुएशन में। सर, एक और जो है कि जो हमारे मुल्क में देखा जा रहा है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए N95 मास्क कम है, जबकि जो अमीर लोग हैं या जो हमारे हायर रैंक्स में हैं, वो N95 मास्क पहन के फिर रहे होते हैं, जबकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो सर्जिकल मास्क पहन के फिर रहे होते हैं। तो अगर आप इसके अगेंस्ट या इसके फॉर कुछ एडवाइस करना चाहें तो? अच्छा, N95 हम लोग उस वक़्त यूज़ करते हैं जब या तो हमें टीबी के पेशेंट, एक्टिव टीबी के पेशेंट का सामना करना हो, या उसको ट्रीट करना हो, या प्रोसीजर्स करने हो जिस तरह ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, या एनेस्थीसिया वाले को इंटुबेट करना पड़े, या जो जीआई वाले हैं उनको एंडोस्कोपी वगैरह करनी पड़े और शक हो के बाद में इनको खांसी आनी है और ज़ोर की आनी है और उनको टीबी है। सेम विद कोविड। कोविड का कोई भी पेशेंट आपने देखना है तो N95 इज़ रिकमेंडेड जो नॉन कोविड है। नॉर्मल वेयर के लिए इट्स नॉट रियली रिकमेंडेड, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने ऐसी जगह पे जाना है जहाँ कोविड के बहुत सारे पेशेंट हो सकता है फिर रहे हों, उनको इल्म ना हो, आई गेस यू कुड मेक अ केस फॉर इट। लेकिन मैं अभी तक जो मेरे जहन में है कि सर्जिकल मास्क इज डेफिनेटली ज़्यादा रिकमेंडेड है। अब जो 2-3 और छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, वो एक तो ये है कि कई लोग जो ही बाहर से होके आते हैं, तो वो कपड़े बदलते हैं, नहाते हैं और कहते हैं कि कपड़ों के भी थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसमें कितनी बात में जो है वो सच्चाई है? अगर ये जुर्म है तो इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी ऐसा किया है और आई एम श्योर आपने भी किया होगा और बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने किया होगा। स्पेशली इन द बिगिनिंग, अगेन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इस बीमारी को हम सब ने वक़्त के साथ सीखा है। तो ये आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन आती थी, कुछ इन्फॉर्मेशन चंद हफ्ते बाद आती थी। तो इसका इनिशियल स्टडीज़ जो हुई थी कि जो इन एनिम जो डेड सरफेसेज़ हैं, जो आम सादा सरफेसेज़ हैं या आपके कपड़े हैं, इनके ऊपर ये वायरस कई दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। नो वन रियली नोज़ कि इससे बीमारी होगी या नहीं होगी। लेकिन एक जिस तरह कहते हैं ना कि ऑन द एयर ऑफ प्रिकॉशन कि यार बेहतर है कि मैं घर आते ही चेंज कर लूँ, और अगर मेरे कपड़ों पे या मेरे जूतों पे या मेरे मेरे ऊपर चेहरे पे, गर्दन पे, बालों पे कहीं पे भी वायरस का शायबा है या मुझे शक है, तो मैं फिर नहा धो के घर में एंटर हूँ। तो मैं इस प्रैक्टिस को बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसका अगर आप मुझसे कहें कि जी आप मुझे एविडेंस दें, ये करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मेरे पास इसका एविडेंस नहीं है। ना फॉर है ना अगेंस्ट है। लेकिन चूँकि आजकल के दिनों के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो मैं खुद भी इसको फ़ॉलो करता हूँ, मेरे कॉलीग्स भी करते हैं। मेरे कॉलीग्स जो बाहर हैं, जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग वगैरह की है, वो सब लोग भी इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो आई वुड रिकमेंड डूइंग सो। सर, देन सेम गोज़ फॉर पैकेजेज़ या जो आजकल लोग होम डिलीवर करा रहे हैं, उनके लिए भी यही बात अप्लाई होती है जो आपने पहले कही? हाँ जी, इट डिपेंड्स कि आपने पैकेज कैसे लिया है। एक मेरा ख्याल है न्यूज़ रिपोर्ट आई थी। अगेन ये मेरी मेमोरी में है एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन कतर में या बहरीन में या कहीं पे कोई डिलीवरी या फूड डिलीवरी से रिलेशन था उनका, जो भी था, डिलीवरी गाय था जिसने 39 या 29 घरों को इन्फेक्ट कर दिया था। तो इट डिपेंड्स कि आपका पैकेज कैसे आया है। आपने किसी के हाथ से पकड़ के खुद लिया है, इसका मतलब आप पैकेज में मसला हो या ना हो, लेकिन आप एक और इंसान के करीब आ गए, जो
आपकी कोशिश है कि 6 फुट का फासला हो फ्रंट से, बैक से, साइडों से, घर वालों के अलावा, वो आपका मेंटेन नहीं। हाँ, पैकेज पे किसी ने खांसा है या छींका है या कोई वायरस उस पे पड़ा हुआ है तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो डेफिनेटली इफ़ यू कैन कोई ग्लव वगैरह के साथ बेशक उसको खोलें और उसकी कवरिंग को फेंक दें, ग्लव्स को उतार के फेंक दें। तो इस तरह की एहतियात आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि अगर आप मुझसे कहें कि इससे बीमारी होती है या नहीं होती तो आई रियली डोंट नो। मेरे पास इसका सबूत नहीं है। अगेन इट्स जस्ट बीइंग कॉशियस एंड सेफ। सर थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस, और आपने लोगों के इतने जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर दिया। थैंक यू उमर। और जो आपके सवाल थे मेरा ख्याल है कि दे वर वेरी वेल रिसर्च्ड। आपने वाकई जो चीज़ें मैं भी देखता हूँ मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा ही आपने एड्रेस की हैं। थैंक यू सो मच और सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर लाइकिंग द शो। अगर आपको शो पसंद आया तो इसी तरह शो देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।